हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये जो है आपकी सीडीपी की क्लास है। 15 क्वेश्चंस कराऊंगी। आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसने भी अभी तक नहीं किया है, तो एक बात याद रखो, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जो है सीटेट किसी का भी नहीं निकलता है। और ये आज का जो पेपर है वो 31 दिसंबर को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का सीडीपी है। और ये आपको 100% मैं आप एक चीज़ बोल सकती हूँ कि जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे उनको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्लस आपको लैंग्वेज भी समझ में आती है कि सीटेट ने कैसा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट के से रिलेटेड एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम से पहले। मैं हर दिन आपको समझाती हूँ टैग वर्ड्स आपको क्या सोचना है, एवरीथिंग। यहाँ से आपको सीटेट को क्रैक करना बहुत आसान इसलिए भी होगा क्योंकि मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मैंने खुद के साथ ट्राई किया है अपने एग्जाम को क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और अब आपको दोनों जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो वो पढ़िए और इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, the development period in which internalized norms are questioned and the opinions of the peer group usually become more important than family is called। मतलब वो एज इसमें से कौन सी है जिसमें बच्चा जो है परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों को जो है इंपॉर्टेंस देता है। अपने उसके फैमिली कुछ बोलेगी वो उसकी बात नहीं सुनेगा, अपने लिए उसका दोस्त जो बोलेगा वो सुनता है, उसको बहुत वैल्यू देता है। तो वो इसमें से एक ही अवस्था है, वो है एडोलेसेंस, जो कि आपको पता है किशोरावस्था। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका दोस्त जो है कुछ भी कहे वो उसे सही लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले अगर दोस्त के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं तो फैमिली से क्या करते हैं, वो बच्चे लड़ने लगते हैं। मतलब दोस्त जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सीइंग दैट देयर सन रवि वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, मतलब अपने बेटे को देखा उसने कि वो पढ़ाई में उसका काफ़ी इंटरेस्ट है, पढ़ने में, एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3, और वो 3 साल की उम्र पर क्या है, पढ़ सकता है। हिज पेरेंट्स गॉट हिम अ लॉट ऑफ बुक्स, तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत सारे बुक्स लेकर आए। ड्यू टू हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट रविज रीडिंग वॉज वे एडवांस्ड एज पर हिज एज, मतलब उसके पेरेंट्स ने जो है उसको बहुत एनकरेज किया, जिसकी वजह से रवि का जो पढ़ने में अपनी एज के कंपेयर में उसने बहुत अच्छे से पढ़ना सीख लिया है। तो ये उदाहरण कौन सा है, ये किस चीज़ को दर्शाता है। हिंदी में भी देख लीजिए। यह देख कर कि उनका पुत्र जो है पढ़ने में बहुत रुचि लेता है 3 वर्ष की आयु में ही, तो उसके माता पिता ने उसे बहुत सारी पुस्तकें लाकर दी। और उसके माता पिता के एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन से रवि की जो पठन क्षमता है अपनी आयु से बहुत आगे है कहीं। तो इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है, वही चीज़ मैंने आपको बताया। तो इसमें से कौन सा जो है उदाहरण का विकास जो है वो इसको संदर्भित कर सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले, विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, या फिर विकास जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल्स का मतलब यहाँ पर देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल्स का मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और सिफेलो का मतलब सिर से पैर की ओर जो है वो विकास होता है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऐसा हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। विकास जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। हेरिडिटी मतलब एक तो हमें अपने मम्मी पापा से जो जीन्स मिले होते हैं, दूसरा अगर बच्चे को अच्छा माहौल दे दिया जाए तो बहुत आगे निकल सकता है। तो यही जो है इसका सही उदाहरण है। क्यों, क्योंकि उसको पढ़ने में जो है बहुत मज़ा आ रहा था, तो उसके मम्मी पापा ने देखा कि हमारे बच्चे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्यों ना इसको और एनकरेज करें। जो जिस काम में बच्चे को मज़ा आ रहा था तो उसको वैसा एनवायरनमेंट दे दिया, इस वजह से बच्चा जो है अपने जो साथी हैं उस उम्र के बच्चों से ज़्यादा आगे निकल गया है। तो यही हमेशा करना चाहिए, जिस काम को करने में मज़ा आए वो करो। तो विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देख लीजिए, और इंग्लिश का भी मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब इसमें से पूछ रहा है कि विकास की इसमें से कौन सी अवस्था है जो निम्न लक्षण को समाहित करता है। इन लक्षणों में से कौन कौन सा लक्षण है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता की स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी अपना खुद का जो पहचान होता है, अस्मिता का विकास होता है,
और एक है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त चिंतन, कि आपके सामने कोई चीज़ ना हो फिर भी आप उसके बारे में क्या करो, सोच सको, उसको ही तो बोलते हैं। तो इस कौन सी अवस्था में ये होता है, यही पूछा है। तो ये आपको पता होगा, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं किशोरावस्था में ही आता है, मध्य और उत्तर में नहीं आता है, ना ही जो है प्रौढ़ावस्था में आता है, मतलब अर्ली एडल्टहुड। ये किस में आता है, सॉरी ये यहाँ पे लिखा है अर्ली एडल्टहुड। तो इसका राइट आंसर क्या है, किशोरावस्था, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें हमको जो है इंडिपेंडेंट, मतलब इसकी जो है मतलब हर बच्चा सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अस्मिता का विकास, खुद की एक आइडेंटिटी के बारे में सोचता है। अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो भी हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाता है, कि कोई चीज़ हमारे सामने ना हो फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए इसका 3 इज राइट। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 एडोलसेंस, किशोरावस्था। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। सोशलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है, और मैंने हमेशा बताया कि सोशलाइजेशन है वो हमारा द्वितीय कारक है, और फैमिली क्या है, हमारी फर्स्ट कारक होता है। तो इसमें से सही चीज़ें बतानी है, तो इसको पढ़ेंगे पहले, तभी तो पता चलेगा कि इसमें सही चीज़ क्या लिखा है। पहला है कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस कल्चर्स, मतलब सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। क्या आपको ऐसा लगता है? सबका कल्चर अलग अलग होता है, हमें हर किसी के कल्चर का रिस्पेक्ट करना है। ये तो बात आपको एनसीएफ में भी आपने पढ़ी है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा देखिए, सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि सोशलाइजेशन क्या है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रेन, जिसमें से कई संस्थान जो है वो बच्चे के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। मतलब देखो, सबसे पहले सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है, यस है। क्यों है? क्योंकि सबका जो है सब जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। फिर उसके बाद से जो है जिसमें से कई संस्थान जो है वो बच्चों के जीवन में अलग अलग समय आवश्यकताओं पर प्रभाव डालती है, कि हर बच्चा जो है अलग अलग जो है समाज से, आपने देखा होगा कि जब एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पर सारे बच्चे जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, जितने भी बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, उनको आपको हर इंडिविजुअल जो है उनको ध्यान देना है, उनकी नीड क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, उस सब उनके हर एक परसेप्शंस पे आपको जो है ध्यान देना है, कि बच्चे को बस समझ में आए, कंफर्टेबल हो। किसी भी एक बच्चे को आपको एकदम अलग सा, ऐसे कई बार देखा होगा आपने, क्लास में एक बच्चे को हम उठा के साइड में कर देते हैं, बहुत से टीचर ऐसा करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो है हर बच्चे के जीवन में अलग अलग समय पर, अवस्थाओं पर ये प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट यूज्ड कॉन्क्लेन डेवलपमेंटल अप्रोच टू एक्सप्लेन द मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन। अब ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। अब आप बताइए, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, संज्ञानात्मक जो विकासात्मक दृष्टिकोण है उसके लिए, किस चीज़ का, नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए किसने उपयोग किया है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जीन पियाजे ने अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मोरल रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग की बात ये भी करते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है तो उसका आंसर यही होगा, नहीं, जीन पियाजे ने भी दिया है। अगर आपने इनकी पूरी अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये भी बात करते हैं किसकी, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं बच्चों में, किस चीज़ के लिए, संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण में नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए जीन पियाजे ने उपयोग किया है बच्चों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, जीन पियाजे इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रेन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाई। अब ये ऑनलाइन ही पेपर है, क्या आपको सीडीपी बिल्कुल भी टफ लग रही है? बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, सब कुछ वही है जैसा पहले से पूछा आ रहा है, बस एक चीज़ चेंजेस हुए हैं कि पेपर ऑनलाइन होता है और लैंग्वेज को थोड़ा मोल्ड कर दिया है। तो बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? तो ये जीन पियाजे ही कहते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा है बच्चों को, लिटिल साइंटिस्ट, कि बच्चा जो है खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, अपनी समझ को खुद से जो है वो विकसित कर सकता है। और जीन पियाजे ने और वाइगोस्की में एक डिफरेंस है,
वाइगॉस्की ने जो बोला है कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से सीखते हैं सब कुछ, बट जीन पियाजे ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इस चीज़ को भी याद रखना। और जीन पियाजे को जो स्टेजेस हैं SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे, जो कि बोलते हैं बच्चा जो है चिल्ड्रन एक्टिविटी, मतलब वो खुद से जो है अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित कर सकता है। जीन पियाजे इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने जो है इसमें से कौन सी चीज़ को जो है समर्थन नहीं दिया है अपना, मतलब डिस्करेज किया है, यही तो पूछ रहा है। तो अगर आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो इन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग की जो है बात बोली है कि बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, वहाँ पे सीधे लिखा है, यह सही है। इसका फोल्डिंग की भी बात करते हैं कि अगर बच्चा जो है कोई काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, लिमिटेड लेकिन देना है, वो आप आराम से काम कर लेता है। असिस्टेड लर्निंग, इसकी भी बात की है। बट क्या जो एक्सपोजिटरी टीचिंग है उसकी बात करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, समर्थन नहीं देते हैं, और यही इसमें राइट है। हिंदी में देख लीजिए, ये सहकारात्मक अधिगम का बात किया इन्होंने, स्कैफोल्डिंग की भी, सहायक अधिगम की भी, बट प्रतिपादक अध्यापन की बात इन्होंने नहीं किया है। एक्सपोजिटरी टीचिंग, इसकी बात जो है इन्होंने नहीं की है। तो याद रखिएगा वाइगोस्की ने इसको क्या किया है, डिस्करेज किया है। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हिंदी में प्रतिपादक अधिगम ये आप सभी के लिए जो ज़्यादा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अब यहां पर देखिए, वाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ पजल मीठी स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओन एक्शंस। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको हर बार देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, आज के बाद से नहीं रहेगा। वो एक पजल जो है, वो एक लड़की है मीठी, उस पजल को बना रही है, ठीक है, पजल है कोई भी, और उसको बना रही है, तो उसको बनाते बनाते वो क्या कर रही है, स्पीक्स अलाउड, बोल रही है, बोल भी रही है, खुद को क्या कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है। तो ले वाइगोस्की के अनुसार वो इसमें से कौन से लैंग्वेज का यूज कर रही है, फॉर सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रही है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब कि जैसे मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कपड़े सजा रहे हो, या फिर आप मार्केट में भी ऐसे रास्ते में भी ऐसे चल रहे हो, तो आप खुद से बात कर रहे हो कि अच्छा मुझे मार्केट से जो है एप्पल लेकर आना है, सब्जी का भी नाम बता रहे हो कि ये सारी वेजिटेबल लाना है, तो आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो। वैसे वो पजल में कर रही है। हिंदी में भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, और ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें डाउट मत कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोस्की के किस रूप में आप संबोधित करोगे? तो ये है, तो किस में करोगे, निजी वाचन में, मतलब प्राइवेट स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। देखिए जब भी कभी भी आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले कि कोई भी जो लड़का है या कोई भी लड़की है, वो अगर कोई काम कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, या फिर गेम खेल रहे हैं, कपड़ा सजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर खुद से बात कर रहे हैं उस काम को करते समय, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच, जिसे क्या बोलते हैं, निजी वाचन। तो अब कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ईगोसेंट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया भी था जीन पियाजे में, कि जब बच्चे को ये लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो ठीक है, बाकी सब भी वैसा ही करते हैं, उसको ईगोसेंट्रिक मतलब खुद पे ज़्यादा फोकस होता है। सोशल स्पीच का मतलब आप जब दूसरों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसे बोलते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच में आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो, मतलब आप खुद को क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो कि अच्छा इसके बाद से मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी आप मतलब खुद से बात करते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट स्पीच कर रहे हो। किसके अकॉर्डिंग, ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप थ्योरी जरूर पढ़ के जाना। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इनकी थ्योरी का नाम ही क्या है, मोरल डेवलपमेंट। At which stage of moral development do individuals define right action by self-chosen ethical principles? जब भी ethical की बात आए, इतना याद रखना, जब भी ethical की बात आए इसका मतलब वो कौन सा है, the universal ethical principle orientation। ये मैं आपको एक ट्रिक इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं बट कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको ethical वर्ड दिख गया
तो इसका मतलब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है? ऑफ कॉन्सियंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्ड्स ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। हिंदी में भी मैं आपको बताती हूँ। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो देखिए, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए बिना किसी की परवाह किए, मतलब कानून और समाज के बिना किसी डर के आप बस काम करते हो कि नहीं ये काम सही है, इसमें दूसरे लोगों की भलाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये क्या है? एक एथिकल काम है जो कि सब लोग नहीं करते हैं जो कि सब लोग नहीं करते हैं। कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कानून और समाज के डर की वजह से भी हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो भी कोई भी ऑल ह्यूमैनिटी के लिए बिना किसी लॉ बिना किसी सोशल एग्रीमेंट के उस काम को करते हैं, तो वो किस ऑप्शन, वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिक। यहाँ पर देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ना समझ में आए फिर भी अगर क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको एथिकल वर्ड ऐसा दिखा पॉजिटिव वे में, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक जो है प्रगतिशील कक्षा है, अ टीचर फैसिलिटेट्स द चिल्ड्रेन टू वर्क इन ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन लर्निंग टास्क, दिस विल प्रमोट अमंग स्टूडेंट्स। एक बहुत अच्छा सा प्रगतिशील क्लास है जिसमें टीचर जो है वो विद्यार्थियों को समूहों में क्या करता है? कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है? मतलब ये हिंदी तो काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए इंग्लिश भी आप जरूर पढ़ना कि आप एक टीचर हो और अपने क्लास में क्या कर रहे हो? बच्चों को एक ग्रुप्स में काम कर दिया और उनको अचीव करने के लिए कॉमन लर्निंग टास्क दिया। आपने कॉमन चीज़ें ही दी हैं, बस सबको एक टास्क दे दिया है कि तुमको इस काम को क्या करना है? कंप्लीट करना है। और ग्रुप में आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? कंपटीशन, मतलब जहाँ पर बच्चे प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर आप बताओ ग्रुप में कोई भी बच्चा कोई काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम। और ये सबसे बेस्ट टीचिंग लर्निंग होती है, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है एक दूसरे से। ये इसका राइट आंसर है। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप्स आर इंक्लूडेड इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आती है, 1-2 नंबर की क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, 1-2 नंबर के आते हैं, बट हमको अपना 1 नंबर भी बचाना है, तो ये थ्योरी पढ़ के जाइएगा। आपसे पूछा है कि इसमें से जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में से कौन सा जो है बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं। तो जिसको पता होगा हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी वो आराम से कर लेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस में किसमें जो है इसको इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 3, लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल एंड म्यूजिकल। ये जो है इसको इंक्लूड किया गया है हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस में, मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो आप इसको याद रखना, देख लीजिए हिंदी में भी है। ऑप्शन नंबर 3 भाषाई, मतलब लिंग्विस्टिक, तार्किक, गणितीय और संगीतिक। बाकी सब इसलिए गलत हैं क्योंकि अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी है तो उसमें ये देखिए एनालिटिकल नहीं है, इसमें क्रिएटिव आ गया, प्रैक्टिकल ये भी नहीं है, इसमें फ्लूइड आ गया है, ये तो है ही नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ें इन्होंने किस थ्योरी की बात की है? कौन सा इंटेलिजेंस की बात किया है? तो जो भी उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस बात किया है उसमें ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई 3 इज राइट। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन चिल्ड्रेन विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? कौन सी चीज़ें आपको इसमें से जो है नहीं करनी चाहिए बच्चों में जेंडर रूढ़िवादी के खंडन के लिए? तो चलो देखते हैं। पहला देखिए, ज्वाइंट एंडवर्स विद चिल्ड्रन ऑफ अदर जेंडर्स, कि आप जो है अन्य जेंडर के बच्चों के साथ भी बच्चों को संयुक्त, मतलब खेलने में, पढ़ाई करने में उनको ऐसा करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। बॉयज़ गर्ल्स ऐसा कुछ अलग नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो, एक्सपोजर टू एडल्ट इंगेज्ड इन नो स्टीरियोटिपिकल एक्टिविटीज़, ये भी सही है कि गैर रूढ़िवादी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जुड़े वयस्कों से अनावरण, ये भी सही है। तीसरा देखिए,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, जो कि आपको टालना है कि लड़कियां जो है वो आर्ट्स में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में बहुत अच्छे होते हैं। आपको ऐसी चीज़ें कभी भी जो है नहीं बतानी, ना ही कोई इसका एग्जाम्पल जो है आपको बच्चों को दिखाना है, क्योंकि लड़के लड़कियाँ सब इक्वल हैं। लड़कियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं मैथ में और लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं आर्ट्स में। तो हमसे टालना पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बाकी के ये 4 देखिए, विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिव्यक्ता पर समालोचनात्मक चर्चा करना, ये तो राइट है। तो 3 जो है वही एक गलत है। ये हमारा है 13 क्वेश्चंस। अब ये देखिए, इसमें एक अभिकथन है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। ये तो गलत बोल दिया कि आपको विभिन्नताओं को, मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको पोषित नहीं करना चाहिए, तो गलत। और हमसे सही वाला पूछा है तो ये गलत हो गया। बाकी का नीचे का देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। दोनों की दोनों बातें गलत हैं। पहला भी गलत है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है नहीं मानना चाहिए, जो कि गलत है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। और दूसरी बात इसलिए गलत है कि सभी बच्चे जो हैं एक तरीके से ही सीखते हैं और एक ही जैसा आप उनको काम दीजिए, एक ही जैसा निर्देश दीजिए, तो ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। ए और आर जो है वो दोनों गलत हैं। तो किस में है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दोनों की दोनों बातें गलत हैं। और ये देखिए, एनईपी से क्वेश्चंस आ गए जो कि कई बार पूछा है, मैंने आपको कई बार बताया है। अब ये देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है कॉन्टेक्स्ट असेसमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, एज अ बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है उससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। आकलन के संदर्भ में बताना है कि विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो पहला है कि ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया जाए। कंपेयर तो कभी नहीं करना है, ये उसमें लिखा भी हुआ है। दूसरा, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण, पेपर पेंसिल वाले जो परीक्षण होते हैं वो भी नहीं करना है कि आप उससे बच्चे का जो प्रोग्रेस है उससे आप उस देख सकें, केवल पेपर पेंसिल की परीक्षा से। 3 है कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। और 15 है योगात्मक एक आयामी जो है प्रगति पत्र। मतलब देखिए यहाँ पर समेटिव यूनिडायमेंशनल, समेटिव मतलब साल या 6 महीने पे आप बच्चे का प्रोग्रेस देखें। 360 वाला राइट है, क्योंकि आपको बच्चे का जो है, एक बच्चा है उसके हर पर्सपेक्ट्स को देखना है कि वो खेल में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है। आपको केवल एक तरफ ही फोकस नहीं करना है बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में। आपने देखा होगा पहली बार जब पहले बच्चों के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट हिंदी में कैसा है, मैथ में कैसा है, संस्कृत में कैसा है, बस यही नहीं देखना है खेल में कैसा है, वो संगीत में कैसा है, डांस में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, एंड बाकी जो ये एक्टिविटीज़ करता है उसमें कैसा है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बच्चे का हर पर्सपेक्ट पूरा का पूरा आपने देख लिया 360 डिग्री में। तो यही चीज़ लिखा है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जिसको इसी को जो है एनईपी जो है के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही बच्चे का जो है असेसमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपको पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको हर दिन कराऊंगी। 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का जो है कौन जो है मूल्यांकन करता है। तो देखिए इसका मूल्यांकन कौन करता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इस क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चंस जो है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है केवल क्वेश्चन आंसर ना दे, फॉल्स ट्रू वाले आंसर ना दे, जिसमें एक क्वेश्चंस के बहुत सारे जो है आंसर हो, एक प्रॉब्लम्स के जो है बच्चा बहुत सारा सॉल्यूशंस सोच सके। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, आप खुद देखिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a+b का होल स्क्वायर, ये तो बहुत ईजी है, रट्टा लगाना है, आराम से बता देगा। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला लिखना है, CH4 होता है, आराम से बच्चा बता देगा। इसमें क्या उसको सोचना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए, व्हाट कुड बी द वेरियस रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड, जो फूड की जो शॉर्टेज है उसके वेरियस रीजन बताना है, जिसमें बच्चे की क्या लगेगी, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। 4 देखिए, फीचर ऑफ ग्लेशियर कॉल्ड, ये भी आराम से बता देगा, रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हैं भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं।
अगर आप पूछो कि हमारे जो है यहाँ पर भोजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसका रीज़न बताओ, तो हर बच्चा जो है अलग अलग रीज़न देगा। कोई बच्चा 4 रीज़न देगा, कोई 5 देगा। उसको इसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा आपके कितने राइट हुए हैं, और बस अच्छे से पढ़ते रहो। सीडीपी की क्लासेस डेली होगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप, वहाँ से भी क्लासेस जो है आपको आराम से मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।